तो एक और वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे इस श्रृंखला में। तो इस श्रृंखला की अगर अपन बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो अंक भार इस बार डिसाइड किया गया है हर चैप्टर का, तो वो पिछले की तुलना में इस बार अलग है। तो इस आधार पर जो अंक भार है उसके आधार पर अपन चैप्टर वाइज जो है मोस्ट क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेंगे और इस श्रृंखला के अंदर जो है मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर वाइज, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। और साथ ही साथ जब ये चैप्टर वाइज जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में अपन जो है जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी लेंगे। तो ये जो श्रृंखला है जो राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपको है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा और आपको ये सारे जो वीडियो हैं वो देखने हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी मोस्ट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं राजीव स्वामी और आप देख रहे हैं जियोग्राफी फैक्ट 23। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला चैप्टर हमारा है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसका पहला जो चैप्टर है ये 3 नंबर का चैप्टर है। इसमें एग्ज़ाम में 3 नंबर जो हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से। तो आइए अपन जानते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारा है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं। पहला है सैंपल, दूसरा है डार्विन, तीसरा है ग्रिफिथ, टेलर और चौथा है ब्लांस। तो ये 4 हैं। तो 4 में से रुको और जाओ निश्चयवाद जो है वो किसका है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद जो है वो आपका ग्रिफिथ टेलर का है। ठीक है, इसके अलावा सैंपल जो थी वो नवनिश्चयवाद की समर्थक थी, ब्लांस जो थे वो संभववाद के प्रवर्तक थे, डार्विन जो है उन्होंने जो है विकास की थ्योरी दी थी जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो आइए देखते हैं कि तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी। तो इसमें परिभाषा दी हुई है कि मानव भूगोल और मानव समाजों और धरातल के बीच जो है संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा आपकी है, आपके ऑप्शन है एलन सैंपल, रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर और विडाल डी लाप्लास। तो ये परिभाषा जो है वो आपकी रेडजेल के द्वारा दी गई है। तो इसमें राइट आंसर आपका रेडजेल होगा। तो रेडजेल जो है उन्होंने ये परिभाषा जो है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। तो ये जो है किस भूगोलवेत्ता का है। तो इसमें आपके ग्रिफिथ टेलर हैं, विडाल डी लाप्लास हैं, सैंपल हैं और रेडजेल हैं। तो ये जो कथन है ये कथन कौन से भूगोलवेत्ता का है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आपका सी है और ये बी है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है आपका, विडाल डी लाप्लास। तो आपको विडाल डी लाप्लास याद करना है, न कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका रहता है वो है, मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं को कहा जाता है। तो मानव समाज और एवं जो प्रकृति है उसकी प्रबल जो शक्तियां हैं उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं को कहा गया है, क्या कहा गया है। तो आपका ऑप्शन है नंबर 1 पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो मानव समाज और प्रकृति की प्रबल जो शक्तियां हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं को जो है प्राकृतिक या पर्यावरणीय निश्चयवाद या प्राकृतिक निश्चयवाद आप जो है वो कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ए, भौतिक जो पर्यावरण है उसको माता प्रकृति कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये तो आपको सबको पता है, ग्रेफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 का मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग करती है? तो कौन सी विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग करती है? तो ये जो आपका होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, मार्क्स के सिद्धांतों पर कौन सी जो है विचारधारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है मानव भूगोल में उत्तर आधुनिक वाद का प्रारंभ किस दशक से है? तो आधुनिक जो आपका उत्तर आधुनिकवाद जो है भूगोल के अंदर वो कब से था? तो इसका जो है राइट ऑप्शन आपका होगा 1990। तो 1990 का दशक जो है वो आपका इसमें है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 1950 में क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ और 1980 के दशक में क्या हुआ। तो मोस्टली यहाँ पर एक तो आपका ये वाला जो है वो महत्वपूर्ण होता है, एक आपका ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर तो 3 विचारधाराएं थी ना, आमूलवादी, इसके अलावा जो है मानवतावादी और व्यवहारवादी जो है वो आई थी 1970 के दशक में। 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद की शुरुआत भूगोल में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भूगोल की शाखा मानव भूगोल नहीं है? तो यहाँ पर जो है 4 शाखाएं हमारे पास दी हुई है, इनमें से कौन सी शाखा है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं थोड़ा। तो ये अपन आगे करते हैं इसको, और यहाँ पर आपको जो है अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो भूगोल की शाखा जो है कौन सी नहीं है मानव भूगोल की? तो देखो संसाधन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है वो भी है, इसके अलावा जलवायु विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जलवायु विज्ञान जो है वो भौतिक भूगोल की शाख है। देखिए, जबकि संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल और कृषि भूगोल ये आपके मानव भूगोल की शाखाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो आपके पास कारण दिए हुए हैं, इन कारणों में कौन सा एक जो है वो लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य जो क्रियाएं होती हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? तो इसमें देखिए आपका है प्रौद्योगिकी, मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में क्या होगा? तो नेक्स्ट आप इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 का। 11 का जो है उसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहाँ पर 4 चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, इनमें से मानव भूगोल का जो उपागम है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है क्षेत्रीय भिन्नता, दूसरा है स्थानिक संगठन, तीसरा है मात्रात्मक क्रांति और चौथा है अन्वेषण और वर्णन। तो इन चारों में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि मात्रात्मक क्रांति जो है वो क्या नहीं है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जबकि क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानीय संगठन और अन्वेषण और वर्णन तो ये सभी आपके क्या है, मानव भूगोल के उपागम हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 क्या कहता है, मानव भूगोल के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण दशक किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल का जो है सबसे महत्वपूर्ण दशक है वो कौन सा है? तो क्या 1930 है या 1970, 1950 या 1990? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या कौन सा दशक है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा। ठीक है, 1970 का दशक, 1970 का दशक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों था? क्योंकि इसमें 3 विचारधाराएं थी, आपको याद रखना है। 1970 का दशक आमूलवादी, व्यवहारवादी और एक और थी ना, कौन सी है, मानवतावादी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो ये काफ़ी मोस्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें 13 का है, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, जैसे कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का है या नहीं है, फिर विपणन भूगोल ये भी है, ठीक है, फिर आवास भूगोल और पर्यटन भूगोल। तो यहाँ पर आवास भूगोल जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवास भूगोल है वो किसका नहीं है, ये जनसंख्या भूगोल का है, ठीक है, या सामाजिक भूगोल का है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये किसका नहीं है, आर्थिक भूगोल का जो है उपक्षेत्र नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो पहला है सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, आर्थिक भूगोल, विपणन भूगोल, नगरीय भूगोल, अवकाश का भूगोल। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्यों, देखिए सामाजिक भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र चिकित्सा भूगोल है, राजनीतिक भूगोल का निर्वाचन भूगोल है, आर्थिक भूगोल का विपणन भूगोल है, लेकिन नगरीय भूगोल अवकाश का नहीं। अवकाश का भूगोल किसका है, सामाजिक भूगोल का है। तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 15 का है, मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। तो यहाँ पर मानव भूगोल जो है उसका जो अध्ययन है, उस अध्ययन में ऐसी कौन सी विचारधारा है जो मानव की जाति, प्रजाति, धर्म, ठीक है, और सामाजिक वर्ग जो है इन सभी पे जोर देती है। तो आपके ऑप्शन जो हैं इस प्रकार से हैं, मानवतावादी, व्यवहारवादी, आमूलवादी और नियतिवादी। तो यहाँ चारों में जो है राइट ऑप्शन अपना क्या होगा, तो व्यवहारवादी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहारवादी जो है वो क्या करती है, मानव जाति, प्रजाति, धर्म और सामाजिक वर्गों के ऊपर जोर देती है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो ये फिर से वही आ गया। तो यहाँ पर देखिए संसाधन भूगोल भी है, कृषि भूगोल है, पर्यटन भूगोल, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। 17 का है, निम्न में से किस भूगोल वेता की परिभाषा में संबंधों की गठनात्मक जो मुख्य शब्द है वह है। तो देखो 3 विचार जो है परिभाषाएं हमारे पास हैं, रेडजेल की है, सैंपल की है और विडाल डी लाप्लास की है। तो इन तीनों जो परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है डी, ये तो वैसे भी निकल गया, वो तो हमारे पास नहीं रहा क्योंकि परिभाषाएं हमारे पास 3 ही है। तो देखो रेडजेल की बात करें तो रेडजेल ने जो है वो संश्लेषित शब्द पर जोर दिया था, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें विडाल डी लाप्लास के, तो शायद लाप्लास ने जो है गठनात्मकता पर जोर नहीं दिया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सैंपल, ठीक है। सैंपल जो है उसकी परिभाषा जो है, उस परिभाषा में गठनात्मकता जो है मुख्य शब्द है, रेडजेल की संश्लेषित है। और ये जो विडाल डी लाप्लास हैं इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो आप देख के कमेंट करके बताओ कि विडाल डी लाप्लास जो है उन्होंने कौन सी विचारधारा अपनी जो विचारधारा यानी परिभाषा है, उस परिभाषा में किस शब्द पे जोर दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 18 का, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा के उदय की समय अवधि है। तो ये मानवतावादी, व्यवहारवादी और आमूलवादी जो विचारधारा है वो कब आई थी, तो ये आई थी 1970 के दशक में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1970 के दशक में आमूलवादी, व्यवहारवादी और मानवतावादी विचारधाराएं जो वो आई थी। नेक्स्ट की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाख नहीं है। तो यहाँ पर वही है, मानव भूगोल की शाख ढूंढनी है। तो पर्यावरण भूगोल,
यही पहला आपका है। ठीक है, तो पर्यावरण भूगोल जो है वो नहीं है। ठीक है, देखो राजनीतिक भूगोल है, ये सामाजिक भूगोल भी है और अधिवास का भूगोल है। ये तीनों क्या हैं, आपकी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। ठीक है, जबकि पर्यावरण भूगोल जो है ये आपकी नहीं है, ये भौतिक भूगोल की शाखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा नंबर 20। 20 में क्या कह रहे हैं, मानव भूगोल की अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मानव भूगोलवेत्ता कौन है, भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाले। तो यहाँ पर देखो ये परिभाषा दी हुई है और इस परिभाषा का राइट आंसर जो है वो आप दोगे कि इसमें जो है एलन सैम्पल, ब्लास, रेडजेल और ग्रेफिथ टेलर। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आपका होगा रिक्तस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिक्तस्थान के बारे में बात करेंगे। तो इतनी देर अपन जो बहुविकल्प जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे थे, अब रिक्तस्थान है। तो रिक्तस्थान आपके पास है यहाँ पर 6 है। तो देखो पहला हमारा है, पहला है जर्मन भूगोलवेत्ताओं। ठीक है, तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं वेता जो थे वो राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते थे। तो रिक्तस्थान है यहाँ पर। तो ये सबसे जो है मोस्ट है कि जर्मन भूगोलवेत्ता हैं वो राज्य को किसके रूप में, तो जीवित जीव के रूप में, जीवित जीव है ना। तो जीवित जीव के रूप में जर्मन भूगोलवेत्ता जो हैं वो राज्य का अध्ययन करते थे या मानते थे। दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी किसी समाज के विकास के स्तर की सूचक होती है। तो रिक्तस्थान है, तो प्रौद्योगिकी है वो किसी विकास के सांस्कृतिक, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक, यहाँ पर आएगा सांस्कृतिक। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है संकल्पात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो संकल्पात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो कौन करता है, तो वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। चौथा आपका है मानव भूगोल विकसित होते हैं और परिलक्षित होते हैं, विस्तृत होते हैं। मानव भूगोल विस्तृत होते हैं, यहाँ पर विस्तृत है भाई। ठीक है, ये जो आपका है ये विस्तृत शब्द है। ठीक है, तो विस्तृत होते हैं और परिलक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो परिमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमंडल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। फिर पांचवा है नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेत्ता ने जो है परिलक्षित की या दी। तो यहाँ पर टेलर हो जाएगा। ठीक है, तो टेलर यहाँ पर हो जाएगा। 6 का है व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र है। तो व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र है सामाजिक भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र है तो सामाजिक भूगोल का है। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है ये। और अंतिम हमारा है आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानताओं की व्याख्या हेतु का उपयोग करती है। तो मार्क्स के सिद्धांतों का करती है। किसका करती है, मार्क्स के सिद्धांतों का। ठीक है, तो यहाँ पर है, मैं एक बार ये जो बस आपको रिक्तस्थान है वो आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसके नीचे आपके आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपके जो हैं चारों वो दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो शब्द है ये क्या है, विस्तृत है। ठीक है, ये विस्तृत शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो लिखने में जो है थोड़ी दिक्कत हो गई। तो ये विस्तृत है, विचित्रित नहीं है, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने सभी जो आपके आंसर हैं वो आप देख सकते हो। तो ये आंसर आपके इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सातों हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो फटाफट आप देख लो जगह जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य के
राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। नेक्स्ट आपका है तीसरा, तो तीसरा में होगा नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। चौथा आपका हो जाएगा मानव भूगोल विस्तृत होते हैं परिमंडल को परिलक्षित करते हैं। नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने परिलक्षित या दी थी। ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। फिर सातवां आपका है आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हमारे होंगे। पहला हमारा अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो इसमें क्या है, देखो, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो वाक्य है, मतलब प्रकृति जो वो अवसर देती है और मानव उसका उपयोग करता है, ये कौन सी विचारधारा में कहा गया है? तो संभववाद में कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक क्या होता है? तो किसी भी समाज का जो विकास होता है उसका सांस्कृतिक सूचक जो होता है वो आपकी प्रौद्योगिकी होती है। जी आपके उसमें भी आया हुआ है, ये अभ्यासदा में भी यही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा अनुकूलन से अभिप्राय है। तो अनुकूलन क्या है? जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित करने की जो क्रियाशीलता है वही अनुकूलन कहलाता है। यानी सीधा सा बात है कि मानव जो है वो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले। ठीक है, वही अनुकूलन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो आमूलवादी विचारधारा है वो निर्धनता के कारण सामाजिक असमानता की व्याख्या करती है कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर या उनका उपयोग करते हुए। ठीक है, फिर है नवनिश्चयवाद क्या है? तो नवनिश्चयवाद क्या है? मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्रकृति को विजेता मानती है और न ही मानव को दास स्वीकार करती है, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। इसे आधुनिक निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें एक बार फिर से आप इसके देख सकते हो। तो सारे के सारे उत्तर आप यहाँ आपको दिख जाएंगे, इसमें आप देख सकते हो। देखो पहला जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर एक ये वाला जो है वो थोड़ा सा मुझे 5 नंबर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी हाँ, 5 नंबर को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये जो 3 है ये आपके एपिसोड हैं या रिक्स्थान हैं उनमें भी ये चारों पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर जो है वो आपका मोस्ट है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हैं। तो भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं भू-आकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है। ये सब भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक तत्व हैं वो सारे के सारे भौतिक पर्यावरण से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका है सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम बताओ। तो सांस्कृतिक वातावरण के तत्व कौन से होंगे? गृह यानी घर, गांव, शहर, सड़कें, उद्योग, खेत, पतन, रेल, जाल आदि जो हैं वो इसमें आपके हो जाएंगे। तो ये आपको याद करना, ये मोस्ट है। गृह, गांव, सड़क है ना, तो ये सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक मतलब मानव और पर्यावरण के योग से। ठीक है, भौतिक पर्यावरण और मानव के योग से बनने वाले जो चीज़ें हैं वो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आएंगी, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो, यानी जिनमें भौतिक वातावरण का भी उपयोग हुआ है और जिनमें जो है मानव की क्रिया भी शामिल हो, तो ऐसे जो हैं वो सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में जाहिर सी बात है कि भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर होगा, तो या आप ये भी कर सकते हो कि भौतिक पर्यावरण एवं मानव की जो क्रियाएं हैं उनका मानव और इसमें आप जो है भौतिक पर्यावरण और मानव की जो संबंध है, अंतर संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। आप ऐसे भी आंसर इसका दे सकते हो और जो नीचे दिया हुआ है ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो कौन सा जो है वो देंगे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आप जो है दे सकते हो। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि भौतिक पर्यावरण और
मानव के बीच जो अंतर संबंध होते हैं, उन अंतर संबंधों का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो आप ये वाला भी दे सकते हो। 9 नंबर की अपन बात करें, मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ? तो मानव भूगोल जो है उसमें स्थानिक संगठन जो उपागम है वो कौन सी अवधि में आया था? तो ये आपका आया था उपयोग जो है 1950 के दशक के से 1960 के दशक के अंत तक जो है वो हुआ था। तो 1950 के दशक के अंत से लेकर 1960 के दशक के अंत तक ये हुआ था। मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं? तो देखो, मानव का प्राकृतिकरण जो है ये आपका थोड़ा सा मोस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया और इस प्रक्रिया को ही मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आदि मानव जो था, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि मनुष्य जो है वो उसने अपने आप को किसके, प्रकृति के अनुकूल बना लिया। ठीक है, तो इसलिए उसको ये कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताएं। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल है वो आपके राजनीतिक भूगोल जो है उसके उपक्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडजेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया? तो संश्लेषित शब्द पर जोर दिया था रेडजेल ने। ठीक है, तो ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि रेडजेल ने अपनी परिभाषा में जो है संश्लेषित जो शब्द है उसके ऊपर जोर दिया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आता है राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र। तो राजनीतिक भूगोल ये फिर से रिपीट हो गया भाई। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल जो हैं इसके हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना किस प्रकार होती है? तो सांस्कृतिक भू जो दृश्य होते हैं उनकी रचना है वो मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक दृश्य की रचना करता है। नेक्स्ट आपका है 15 का, उपनिवेश युग में मानव भूगोल में किस उपागम का उपयोग हुआ? तो उपनिवेश काल में अन्वेषण और वितरण, ठीक है, इसका जो है हुआ था। तो अन्वेषण और वितरण हुआ था। और उत्तर उपनिवेश युग में जो है प्रादेशिक संश्लेषण उपागम का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ में, ठीक है, उपनिवेश के प्रारंभ में तो वितरण और अन्वेषण और वितरण, ठीक है, और उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण। 1930 से 1960 के दशक के बीच मानव भूगोल में कौन से उपागम लाए गए? तो इसके बीच में जो है कौन से आपके लाए गए थे? तो क्षेत्रीय विभेदन और स्थानिक संगठन। ठीक है, तो मानव भूगोल में 1930 से 1960 के बीच में क्षेत्रीय विभेदन आया और स्थानिक संगठन आया। 17 का है मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई? तो ये औद्योगिक क्रांति के पश्चात। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो है ये हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 का है मानव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये प्रमुख शाखाएं, बाकी सब उपशाखाएं। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक भौतिक घटक और जैविक घटक 2 हैं। फिर है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है? तो मानव भूगोल में कल्याण परक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध प्रमुख रूप से मानव के साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवासन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे जो पक्ष हैं उन पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी ये जो तीनों विचारधाराएं हैं, मानवतावादी, व्यवहारवादी और आमूलवादी, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया मानवता विचारधारा से क्या तात्पर्य है, कल्याण परक से भी आ सकता है, आमूलवादी से भी आ सकता है। तो ये तीनों आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। उसके बाद में 21 का मानव भूगोल की अगर अपन बात करें तो मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन तथ्यों पर बल देती है? तो ये जो है किन पर देती है? व्यवहारवादी। तो मानव की जाति, प्रजाति, धर्म, सामाजिक आदि का जो है दिक्काल का बोध कराती है, या दिक्काल के बोध पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो है मानव जाति, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के दिक्काल का बोध कराती है। ठीक है, और आमूलवादी भी आपको याद
करना होगा या है ना, तो आप वो देखेंगे अपने। नेक्स्ट अपना हो जाएगा आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। तो संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये किसके हैं, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। और आर्थिक भूगोल के देखो यहाँ पर आप, मैं सामाजिक भूगोल पे भी आपको कहूँगा, यहाँ शायद क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं बोल के बता रहा हूँ कि आपको सामाजिक भूगोल जो है उसके भी उपक्षेत्र जो हैं उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आर्थिक भूगोल जो है उसी का ही पूछा जाए, ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकता है। तो इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि इन में जो है सामाजिक भूगोल भी आपको याद करने। देखो राजनीतिक भूगोल है उसके तो केवल दो ही हैं, राजनीतिक भूगोल है उसके तो दो ही उपागम हैं, या अपन कह सकते हैं दो ही उप विभाग हैं, ठीक है, निर्वाचन और सैन्य भूगोल। लेकिन सामाजिक भूगोल जो है वो आपके ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आर्थिक भूगोल के ही उपक्षेत्र पूछे जाएं। तो हो सकता है कि सामाजिक भूगोल जो है उसके भी उपक्षेत्र पूछे जा सकते हैं, तो आप जो हैं उसको भी आप देखोगे। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर रेड जेल की परिभाषाएं आपको देनी है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ पर जो आपकी हैं तीन परिभाषाएं हैं, ठीक है, तो ये तीनों की तीनों परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, रेड जेल के अनुसार, सिंपल के अनुसार और विडाल डी लाप्लास के अनुसार। ये तीनों ही परिभाषाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि रेड जेल की पूछी जाए, ज़रूरी नहीं है सिंपल की पूछी जाए, ठीक है, तो तीनों में से किसी की भी पूछी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे जो हैं लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो अब सबसे पहला जो है हमारा है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम बताएं। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र जो हैं वो आपके 6 हैं, तो इन 6 को आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं, संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, विपणन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो ये 6 आपके जो हैं वो यहाँ पर हैं। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम बताइए। तो मानव भूगोल के जो 6 प्रमुख उपागम हैं वो आपको याद रखने हैं। तो कौन से हैं, तो यहाँ तो मैं लिख नहीं पाया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो इसमें पहला है अन्वेक्षण और वितरण। तो पहला क्या हो जाएगा, अन्वेक्षण है और वितरण है, ठीक है, तो यहाँ पर वितरण है। दूसरा आपका क्षेत्रीय विभेदन है, ठीक है, क्षेत्रीय विभेदन है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद में स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन, ठीक है, और इसके बाद में आपके जो है आमूलवादी, मानवतावादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, ये 5वां हो जाएगा। और छठा आपका है उत्तर आधुनिकवाद। क्लियर, तो ये जो हैं 6 उपागम है वो मानव भूगोल में बताए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, तो देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद की अगर अपन बात करें तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, और आपके वैसे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन देखो मेरे हिसाब से इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के संदर्भ में जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा ये विचार प्रस्तुत किया गया था। इस विचारधारा के अनुसार मानव की संपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं पर पर्यावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वातावरण से अन्योन्य क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाला था।
आदि मानव समाज और प्राकृतिक प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं वो पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको, और जिनको भी नहीं, जो मेरे स्टूडेंट भी नहीं हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, देखो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपके फ्रेडरिक रेडजेल ने। और उन्होंने इसमें जो है प्रकृति को सर्वोपरि माना और मानव को जो है प्रकृति का दास कहा, यानी मनुष्य जो है वो अपने सभी कार्य और सभी क्रियाकलाप किसके आधार पर करेगा, प्रकृति के आधार पर करेगा। बस यही पर्यावरणीय निश्चयवाद है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संभववाद को स्पष्ट कीजिए। तो संभववाद जो है, ये जो विचारधारा है ये किसने दी थी, फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल्डी लाप्लास ने दी थी। ठीक है, तो ये जो विचारधारा है ये विडाल्डी लाप्लास की है। तो उन्होंने जो है इसके अंदर क्या माना है कि संभववाद जो होता है उसमें जो प्राकृतिक निश्चयवाद है या निश्चयवाद है इसका बिल्कुल अपोजिट है। उसमें जो है प्रकृति को जो है सर्वोपरि और मानव को प्रकृति का दास कहा था। इसमें क्या उल्टा है, इसमें जो है मानव को प्रकृति का विजेता बताया है। और साथ में ये भी कहा है कि प्रकृति जो है वो मानव के सामने विकल्प रखती है। ठीक है, और मानव जो है उन विकल्पों को अपने आधार पर जो है उनका चयन करता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का महत्व क्या है। तो नवनिश्चयवाद जो है ये विचारधारा अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने दी थी और ये विचारधारा संभववाद और निश्चयवाद के बीच की है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो निश्चयवाद और संभववाद है उनके बीच की है। इस विचारधारा के अनुसार ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। ठीक है, तो ये इसके हैं और इसमें समन्वय और सामंजस्य शब्द जैसे शब्द हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ना तो हम पर्यावरण का शोषण कर सकते हैं ना ही पर्यावरण हमारे कोई हानि पहुंचा सकता है, तो ये इन दोनों के बीच की है। नेक्स्ट आपका आता है निश्चयवाद और संभववाद में अंतर। तो संभववाद और निश्चयवाद में जो अंतर है वो कौन से होंगे। तो देखो, पहले अगर अपन बात करें तो निश्चयवाद जो विचारधारा है उसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण पर नियंत्रित हैं। ठीक है, जबकि संभववाद के अनुसार मनुष्य जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ रखता है। ठीक है, वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा और अपने लाभ के अनुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा आपका हो जाएगा जो निश्चयवाद है वो सामान्य रूप से मानव को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो कि पर्यावरण ये कारकों से प्रभावित होते हैं। जबकि संभववाद जो है प्रकृति की तुलना मनुष्य के महत्वपूर्ण स्थान देता है, मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उसकी क्रिया शक्ति के रूप में देखता है। तीसरा है निश्चयवाद की जो विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, जबकि संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का विजेता है। तो ये आपके हो जाते हैं। और इस जो वीडियो है इस वीडियो में सिर्फ बस इतने ही जो है क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर नंबर 1 के। और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और जो स्टूडेंट हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखो, फ़ायदा सबको होना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।